Hello and welcome all my dear student. This is part 3 of very special lecture series 12th physics new syllabus thermodynamics part 3. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं what about change in internal energy of system. तो internal energy system की किस तरीकों से चेंज की जा सकती है. जब लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था लेक्चर नंबर 2 तो हमने उसमें देखा था कि it is the temperature of system and environment which decide the direction of flow of heat. अगर environment का टेम्परेचर ज्यादा है तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, सिस्टम की हीट बढ़ेगी, इसलिए हम हीट को पॉजिटिव लेते हैं. और अगर environment का टेम्परेचर कम है तो सिस्टम उसको एनर्जी देगी, हीट देगी, और सिस्टम एनर्जी लूज करने के कारण सिस्टम का जो हीट है वो निगेटिव होगा. ठीक है, तो आइए अब सीखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किन किन तरीकों से चेंज की जा सकती है, या सिर्फ हीट ही करना एक ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लो, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर. इनक्लोज मतलब बंद करना. इनक्लोज इन सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. पिस्टन मींस झाकन. दिस इज पिस्टन. ये पिस्टन है बराबर. दिस इज द पिस्टन. अब ये पिस्टन कैसा है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस. मतलब ये जो कंटेनर है और ये पिस्टन है, ये सिलेंडर और पिस्टन, ये दोनों में यहां पर फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं. ऐसे इमेजिन करो कि ये फ्रिक्शनलेस है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, और ये मासलेस है. मतलब इमेजिन करो, आइडियली ये मासलेस होता है, थर्माकोल का बना हुआ है. ठीक है, मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. तो हमने कंटेनर में आइडियल गैस ले लिया, या गैस ले लिया, सॉरी. कंसीडर अ सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ गैस इनक्लोज मतलब बंद किया गया, इन अ सिलेंडर में, एंड फिटेड विथ मूवेबल. इसको मूव कर सकते हो, ऐसा पुश करोगे आगे सरकेगा, पीछे भी ले सकते हो, ये हैंडल है उसका, पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो. ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन. अब लेट अस सपोज टीएस क्या है, यस फॉर सिस्टम, ई फॉर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग. तो टीएस मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और टीई मतलब टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, अब देख लो, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय टू डिफरेंट वे. अब इंटरनल एनर्जी बदलने के हमारे पास दो तरीके हैं. दो तरीकों से आप पिस्टन या सॉरी जो सिलेंडर में गैस रखा हुआ है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो. पहला तरीका कौन सा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं ऑफ अ सिस्टम. ये सिस्टम बन गई. कैन बी ब्रॉट बाय हीटिंग द सिस्टम. ये तो सिंपल वाला तरीका होगा ना यार. क्या करो, सिंपली आप इस सिलेंडर को हीट करो. अब हमने सिलेंडर लिया, सिलेंडर को इनक्लोज किया, इसमें गैस भरा, गैस भरने के बाद इसको हमने इनक्लोज किया पिस्टन से. पिस्टन कैसा है, पिस्टन इज मासलेस मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस. मतलब इसका मास नहीं है, इसको मूव कर सकते हैं हम, और यहां पर फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं. मासलेस मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, लेकिन इसको मूव कराना है क्या? नहीं. पहली मेथड कौन सी है इसकी इंटरनल एनर्जी बनाने की? अगर इसकी इंटरनल एनर्जी ये सिस्टम की बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आप इसको गर्म करो. अब गर्म करने से पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस. कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस. अब हमने बर्नर चालू किया, गर्म होना शुरू किया. अब जैसे ही गर्म होना शुरू किया मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सिस्टम से ज्यादा होगा. तो सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा होगा, तो अंदर हीट जाएगी मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. तो कुछ ही देर में सिस्टम का टेम्परेचर 100 से 200 डिग्री सेल्सियस होगा, बिकॉज हीट सप्लाइड टू द गैस. क्यों हीट सप्लाई की, और सप्लाइड मतलब प्लस. तो ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है. तो इनिशियल स्टेट में बर्नर चालू करके हमने हीट देना शुरू किया. क्यों बर्नर चालू किया भाई, क्या करना चाहते हो? हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं. दो तरीकों से बढ़ाया जा सकता है. पहला तरीका कि सिस्टम को आप गर्म करो. तो बर्नर लगाया, गर्म करना शुरू किया. शुरू में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा, तो अंदर हीट गई और इसका टेम्परेचर बढ़ गया. कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस हीट सप्लाई हुई, इसलिए इसको प्लस लिया. अब क्या क्या हो सकता है, द सिलेंडर कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सोर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जाम्पल बर्नर एज शोन इन फिगर. करना क्या चाहते हो, इसकी एनर्जी बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, सोर्स ऑफ हीट के कांटेक्ट में इस सिलेंडर को लाया, बर्नर को चालू किया, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलना शुरू हुआ, उससे हीट जनरेट हुई. अब क्या हुआ, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. अरे भाई, हीट कहां से कहां जाएगी ये कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर का डिफरेंस. अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर कम है सिस्टम से तो बाहर हीट आएगी, ठंडा हो जाएगा वो.
इस तरह से। तो अब देख लो, नाउ टीई इज ग्रेटर देन टीएस। क्यों बोल सकते हो ऐसा? बिकॉज बर्नर से हम उसको गर्म कर रहे हैं ना, तो इन पर इन्वायरमेंट गर्म है, सिस्टम ठंडा है। हेंस हीट कहां से कहां जाएंगी? हीट विल फ्लो इनसाइड द सिस्टम। इन्वायरमेंट गर्म है तभी तो हीट इनसाइड फ्लो हो रही है, एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। सच एक्सचेंज ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सपोज इसके रिवर्स करना है आपको, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करना है, तो क्या करो? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम मेंटेन करो। इसी पे तो हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है ना। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है, हम गर्म चीज उसमें रख देते, गर्म चीज ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? बिकॉज रेफ्रिजरेटर ऐसा इन्वायरमेंट है जिसका टेम्परेचर कम है, और हमने जो सिस्टम रखी वो गर्म है, तो हमारे सिस्टम में से हीट बाहर जाएगी। सिस्टम में से हीट बाहर जाएगी, तो सिस्टम में से हीट बाहर कब जाएगी? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा। सिस्टम के अंदर हीट कब आएगी? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा सिस्टम से। ठीक है, सिंपल है। सच एक्सचेंज ऑफ हीट, ऐसा ही एक्सचेंज यहां पर क्या हुआ? बाहर से हीट अंदर आई, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था। अब इसके उल्टा भी पॉसिबल है, अल्सो पॉसिबल इन अनदर वे, उल्टा भी पॉसिबल है, लेकिन कब? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा सिस्टम से, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सिस्टम हीट लूज करेगा, जैसे यहां पर गेन हुई, एरो उल्टा कर दो, लूज करेगा, लूजेस एनर्जी एंड कूल डाउन। एनर्जी लूज करके वो क्या हो जाएगा? कूल डाउन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कैसे? इसको हीटअप करो, हीटअप करने से बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम, हीट अंदर जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर इसको ठंडे सराउंडिंग में रखोगे, सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम, तो सिस्टम हीट बाहर लूज करेगी और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब दूसरी मेथड क्या है, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। अब दूसरी मेथड देखते हैं जिससे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। पहली मेथड हमने क्या देखी? हीटिंग द गैस। गैस को हीट करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं, और अगर ठंडे एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम भी कर सकते हैं। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला थर्मोडायनामिक्स का। देखेंगे हम कंक्लूजन क्या था वो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी ब्रॉट बाय डूइंग वर्क ऑन इट। सिस्टम पे वर्क करके हम उसकी इंटरनल एनर्जी बदल सकते हैं। और यही कंक्लूजन इसका कंक्लूजन बाद में कन्वर्ट किया गया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी और वर्क का रिलेशन क्या होता है। सपोज ये पिस्टन है, इनिशियली सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है। अब सडनली हमने क्या किया? इसको दबाया ऐसे फोर्स लगा के। अब इसको जैसे ही हमने दबाया तो ये आगे सरक गया और इसका वॉल्यूम कम हुआ। अब वॉल्यूम कम होते ही इनिशियली इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज हमने क्या किया? वर्क किया किस पे? पिस्टन पे। पिस्टन ने वर्क किया किस पे? गैस पे। तो वर्क किस पे हुआ? गैस पे हुआ। तो ये जो वर्क है गैस के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ और उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो पिस्टन ने गैस पे वर्क करने के कारण गैस की एनर्जी बढ़ गई, उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ और वो एनर्जी बढ़ गई। इसके कॉन्वर्सली अगर इसको आप एक्सपांड करोगे, पीछे खींचोगे, पुल करोगे पिस्टन को, तो अब वर्क कौन करेगा? अंदर का गैस करेगा। किस पे? पिस्टन पे। तो अंदर के गैस की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो अगर सिस्टम पे वर्क करोगे उसको दबा के, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और खींच के वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, बिकॉज सिस्टम वर्क करेगी। ठीक है, देख लो अब क्या बोलता है। अदर वे ऑफ इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी इज क्विकली पुश द पिस्टन सो दैट गैस इज कॉम्प्रेस्ड एज शोन इन फिगर। तो दूसरी मेथड क्या है? पहली क्या थी? हीटिंग। दूसरी क्या है? सडनली इसको ऐसा ढक लो अंदर, तो गैस क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा। गैस क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा। अब क्या होगा? इन दिस केस, इस केस में जो पिस्टन है वो वर्क करेगा। पिस्टन डज सम वर्क ऑन गैस। तो ये जो पिस्टन है गैस पे वर्क करेगा एंड गैस गेन्स एनर्जी। अब इस पे वर्क हुआ, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब गैस क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको हम अदर वे से भी बोल सकते हैं कि हम सडनली अगर पिस्टन को मूव करेंगे तो वो वर्क करेगा गैस पे, तो गैस एनर्जी गेन करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इसके अपोज भी कर सकते हो, इफ द पिस्टन इज पुल्ड आउटवर्ड, ढकलने के बजाय उसको खींचेंगे हम ऐसा, तो अब क्या होगा? द गैस डज वर्क डन
ऑन पिस्टन। तो गैस क्या करेगा, पिस्टन पे वर्क करेगा। तो अब गैस पिस्टन पे वर्क करेगा तो गैस एनर्जी लूज करेगा, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस, हेंस टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो भाई, हीट करके आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो उसको गर्म करो, जैसे ही गर्म करोगे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा अंदर का टेम्परेचर कम, ऑटोमेटिक हीट अंदर जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। उसको ठंडे सराउंडिंग में रखो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम, सिस्टम का ज्यादा, मतलब सिस्टम गर्म होगी, सिस्टम हीट लूज करेगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। दूसरा वे क्या है, वर्क एक्सचेंज करो। वर्क एक्सचेंज करो, वर्क कैसे एक्सचेंज किया जाता है, पिस्टन जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है उसको सडनली अंदर पुश करो, पुश करते ही क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी एनर्जी, अब इसका कंक्लूजन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो अभी पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। तो अब क्या हुआ देख लो, एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे। Why there is change in energy of gas when its volume changes? जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो एनर्जी क्यों चेंज होती है भाई, तो उसका रीजन छुपा हुआ है मोमेंटम में। किसमें, मोमेंटम में। अब आराम से देख लो, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली होगी। तो जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ये कुछ ऐसे वाइब्रेट होगा, इतना, ये गैस मॉलिक्यूल इतने रेंज में मूव कर सकता है ऐसे। लेकिन जैसे ही आपने इसको पास लाया, ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, अब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी मतलब मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब आप कंप्रेशन करोगे, मतलब इसको दबाओगे, कंप्रेशन करोगे, तो इसकी एनर्जी बढ़ने के कारण या फिर कंप्रेशन करने के कारण इसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम इंक्रीज होने के कारण कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब अगर आप इसको इसके भी बाहर खींचोगे तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, वो धीरे घूमेगा। अब ऐसे 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 घूमेगा, क्यों नहीं, धीरे घूमेगा, बिकॉज ज्यादा स्पेस अवेलेबल है ना। तो एक्सपांशन जब करोगे तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम डिक्रीज होना मतलब एनर्जी डिक्रीज होना। क्या डिक्रीज होना, एनर्जी डिक्रीज होना। ठीक है। अब देख लो 19th सेंचुरी के मिडल में, मतलब 1943 में, लगभग 1943 में जूल नाम के साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पर यूनिट रखा गया वर्क का। इन्होंने क्या किया, वर्क और मैकेनिकल वर्क और हीट को इक्विवेलेंट बताया। इक्विवेलेंट बताया कैसे, देख लो, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी द साइंटिस्ट जूल, हमारे जूल, शोज व्हाइल डूइंग वर्क, जब वर्क करते हैं हम, जब वर्क करते हैं, व्हाइल डूइंग वर्क, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मशीन के द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है, कुछ मशीन मूव हो रही है उसके द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्वल होते हैं और एक कांस्टेंट से ये जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। तो 19th सेंचुरी के मिडिल में साइंटिस्ट जूल ने क्या इंडिकेट किया कि जब वर्क करते हैं हम, व्हाइल डूइंग वर्क, जब हम वर्क करते हैं तो हीट और मैकेनिकल एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक कांस्टेंट से वो रिलेटेड है। जूल के नाम से, अपने नाम से उसने उसको जे कह दिया। तो दिस डब्ल्यू मींस वर्क, ये डब्ल्यू क्या है, वर्क है, और एच क्या है, हीट है। एच क्या है, हीट है, और ये जे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और जे की वैल्यू होती है 4.186 जूल पर कैलोरी। हमेशा याद रखना, एक जूल बरोबर इतने कैलोरी होता है, इसलिए एक कैलोरी बरोबर 1 डिवाइडेड बाय 4186 जूल होगा। और उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.23 आएगा। क्या आएगा, 0.23 आएगा। तो इंटरनल एनर्जी दो तरीकों से आप चेंज कर सकते हो, एक तो आप उसको हीट अप करो या फिर उसको सडनली कंप्रेस करो। सडनली कंप्रेस होने पर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, सडनली एक्सपांशन होने पर इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, जब हम कंप्रेशन करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता है, और चेंज इन मोमेंटम बढ़ने के कारण इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। और हम जब उसको सडनली एक्सपांड करते हैं तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल के कारण मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाते हैं। अब आराम से घूमेंगे वो, तो चेंज इन मोमेंटम कम होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी और इसी के कारण टेम्परेचर कम होता है। तो कंप्रेस करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपांड करने पर टेम्परेचर घटेगा। एक चीज याद रखो, जैसे कि हमने केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बढ़िया है, मतलब बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, छोटे मोटे प्रॉपर्टी से उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम यहां पर जो डिस्कशन करने वाले हैं, इट इज रिगार्डिंग
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली आवर डिस्कशन इज कंसीडर्ड विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कौन से? माइक्रोस्कोपिक, एटम लेवल, एटम मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना हम, तो माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन हमें पता है थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मैक्रोस्कोपिक लेना पड़ता है। मैक्रो मतलब बड़े बड़े, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर ले लेता हूं मैं, दिस इज द सिलेंडर, चलो ओके, सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल। तो एक थिक लेयर बनाया हमने, ये इंसुलेटेड है, इससे हीट जा नहीं सकती। इंसुलेटेड मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर की अंदर नहीं आ सकती, इंसुलेटेड मटेरियल। अब इज क्विकली कॉम्प्रेस, इसको क्या किया गया, एक पिस्टन लगा के इसको क्विकली कॉम्प्रेस किया गया। फिर हैज देयर बी ट्रांसफर ऑफ हीट, अरे भाई अभी ये क्या है, इंसुलेटेड है ना, तो जैसे भी हमने इसको दबाया तो हीट ट्रांसफर हो सकती है क्या? नहीं, नहीं ट्रांसफर हो सकती। क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती? बिकॉज ये सारा इंसुलेटेड है। ओके, पिस्टन को निग्लेक्ट करो, ये सारा इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर हो सकती है क्या? नहीं। हैज वर्क बीन डन, यस, वर्क हैज बीन डन बाय पिस्टन ऑन द गैस। वर्क किसने किया? वर्क किया पिस्टन ने, पिस्टन ने गैस पे किया, पिस्टन ने गैस पे किया, जिसके कारण गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने के कारण इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी क्या? नहीं होगी, बिकॉज ये कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटेड मटेरियल है। तो सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक विचार करेंगे, मतलब छोटी छोटी चीजों का। लेकिन थर्मोडायनामिक्स को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मैक्रोस्कोपिक लेना पड़ता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले माइक्रोस्कोपिक देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिगार्डिंग क्या बोलता है, ये पॉजिटिव वर्क कब होता है और निगेटिव वर्क कब होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सिस्टम लेनी पड़ेगी। कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल गैस कौन सा होता है? जो गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जीरो होता है, वैंडरवाल फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, उसको आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा गैस लेना है जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इनक्लोज इन अ सिलेंडर, इसको क्या किया, सिलेंडर में बंद किया, सिलेंडर में बंद किया, किससे बंद किया? पिस्टन से, विथ मूवेबल, जिसको मूव कर सकते हैं, मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन मतलब झाकना भी बार बार आएगा, मासलेस मतलब इसका मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, फ्रिक्शनलेस मतलब इसको मूव कराते वक्त ये दो एंड में फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन हम नहीं पढ़ रहे, एज शोन इन फिगर। तो आइडियल गैस पिस्टन से एक सिलेंडर में बंद किया, मूवेबल और मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। तो अब हमें पहले पढ़ना है कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, सिस्टम पॉजिटिव वर्क कब करेगी, सिस्टम पॉजिटिव वर्क कब करेगी, ठीक है। तो देख लो क्या करना है, ड्यूरिंग एक्सपांशन, सपोज इसका एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन होते वक्त मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद पिस्टन, ये मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल कोलाइड हुआ पिस्टन के साथ, मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद पिस्टन, लूज मोमेंटम टू इट। अब ये जाके उसको टकराएगा, टकराते ही ये आगे सरकेगा। तो ये आगे क्यों सरका? बिकॉज ये मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी थी, इसने एनर्जी इसको दी, इसने एनर्जी इसको दी, इसीलिए वो आगे सरक गया, इसीलिए वो आगे सरक गया, ठीक है। तो इसने इसको एनर्जी दी, मतलब ये वेलोसिटी लूज करेगा, तो वेलोसिटी लूज करेगा मतलब ये मोमेंटम इसको देगा, ये मोमेंटम इसको देगा। जैसे ही इसने इसको मोमेंटम दिया, इस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज द फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो ये मॉलिक्यूल इस पे कोलाइड होने के कारण इस पे फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट होगा। देखो ड्यूरिंग एक्सपांशन, एक्सपांशन होते वक्त मॉलिक्यूल जाएगा और इसको कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल कोलाइड विद द पिस्टन, और क्या करेगा? लूज मोमेंटम, अपना मोमेंटम वो पिस्टन को दे देगा। अब जैसे ही अपना मोमेंटम पिस्टन को दिया, इसके वजह से क्या होगा? दिस एक्सर्ट फोर्स एंड प्रेशर ऑन द पिस्टन। इस वजह से क्या होगा? वो मॉलिक्यूल फोर्स और प्रेशर डालेगा, किस पे? पिस्टन पे। मूविंग आउटवर्ड थ्रू फाइनाइट डिस्टेंस, इस वजह से क्या होगा? ये पिस्टन फाइनाइट डिस्टेंस से आउटवर्ड मूव हो जाएगा, फाइनाइट डिस्टेंस से आउटवर्ड मूव हो जाएगा। तो गैस डज पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। अब गैस ने उसको ढकला ना, फोर्स लगा के उसको ढकला, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो गैस ने पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क किया, गैस ने पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क किया, जिस वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, जिस वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। और गैस ने अगर पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क किया तो पिस्टन ने गैस पे निगेटिव वर्क किया, इसने उस पे पॉजिटिव मतलब उससे इस पे निगेटिव। तो वर्क डन बाय पिस्टन ऑन द गैस इज निगेटिव। तो पिस्टन ने गैस पे निगेटिव वर्क किया, गैस ने पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क किया। अब इसके एग्जैक्टली होगा निगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम में, जब पिस्टन क्या होगा? इनवर्ड मूव करेगा, पिस्टन क्या होगा? इनवर्ड मूव करेगा। तो इनवर्ड मूव करेगा मतलब कॉम्प्रेशन, यहां पर एक्सपांशन था, यहां पर कॉम्प्रेशन, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। अब क्या होगा?
मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद पिस्टन गेन मोमेंटम। सर क्यों गेन करेगा मोमेंटम? देखो अब मैं ऐसे बॉल फेंक के मार रहा हूं, फेंक के मारने से सपोज पर्दा है वहां पे, पर्दा है, पर्दे पे मैंने बॉल फेंक के मारा तो वापस आएगा क्या? वो नहीं आएगा, बिकॉज पर्दा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही बॉल पर्दे पे लगेगा, लगते ही पर्दा आगे चलेगा, तो इसका मोमेंटम पर्दे को मिला, पर्दा आगे सरक गया तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा। लेकिन सपोज यहां पर रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल, मैं इसको बॉल मार रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इसको बॉल मारा तो ये वॉल ने इस पे मोमेंटम डाला। ओके, अब ऐसे ही वो मूविंग वॉल है, सपोज बॉल आगे आगे आ रही है ऐसे और मैं बॉल मार रहा हूं, तो बॉल जैसे इसको टकराएगी, टकराते ही ये इसको आगे ढकलेगा ऐसे, तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, मतलब ये मोमेंटम गेन करेगा। समझ में आया? तो ये इसको बॉल मारेगा तो मोमेंटम लूज होगा, ये इसको बॉल मारेगा, ये इनवर्ड आ रहा है, तो मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद पिस्टन, जो पिस्टन के साथ कोलाइड हो रहा है मॉलिक्यूल, वो गेन करेगा, मोमेंटम गेन करेगा, बिकॉज उस पे अदड़ने के बाद, उस पे अपटने के बाद जब वापस आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज हम इसको अंदर ढकल रहे हैं। लेकिन इसको लग के वो आगे गया, मतलब इसकी एनर्जी की वजह से वो आगे गया, लेकिन इसको लगने की वजह से उसकी एनर्जी इसको मिली, बिकॉज इसको हम अंदर पुश कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? पिस्टन मूविंग इनवर्ड एक्सर्ट फोर्स एंड प्रेशर ऑन द गैस। अब यहां पर गैस पिस्टन पे फोर्स प्रेशर डाल रहा था, अब पिस्टन गैस पे फोर्स एंड प्रेशर डाल रहा है। यहां पर मोमेंटम लूज किया मॉलिक्यूल ने, यहां पर मोमेंटम गेन किया मॉलिक्यूल ने। अब पिस्टन मूव्स इनवर्ड, इस वजह से पिस्टन क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। फिर अब गैस डज निगेटिव वर्क ऑन द, गैस डज निगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन, गैस डज निगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन। तो गैस पिस्टन पे कौन सा वर्क करेगा? निगेटिव करेगा। क्यों? बिकॉज वर्क डन बाय पिस्टन ऑन द गैस इज पॉजिटिव। देखो भाई, पिस्टन जिधर फोर्स लगा रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर फोर्स लगाया उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क पॉजिटिव। लेकिन जिधर फोर्स लगाया उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन निगेटिव। तो पिस्टन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पिस्टन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पिस्टन का वर्क पॉजिटिव। लेकिन पिस्टन इधर आना चाहिए, अब इधर मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, मॉलिक्यूल इधर जा रहा था, मॉलिक्यूल इधर जा रहा था, पिस्टन भी इधर जा रहा है, मॉलिक्यूल इधर, पिस्टन भी इधर, मतलब पिस्टन का, मॉलिक्यूल का वर्क पॉजिटिव, मॉलिक्यूल इधर, पिस्टन इधर, मॉलिक्यूल का वर्क निगेटिव। तो यहां पर गैस डज निगेटिव वर्क, गैस डज निगेटिव वर्क, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वर्क डन बाय पिस्टन ऑन द गैस इज पॉजिटिव। तो यहां पर पिस्टन का वर्क कैसे होगा? पॉजिटिव होगा, और यहां पर पिस्टन का वर्क कैसे होगा? निगेटिव होगा। यहां पर गैस का वर्क कैसे होगा? निगेटिव होगा। यहां पर गैस का वर्क कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। देख लो, गैस बाहर जा रहा था, गैस बाहर जा रहा था, पिस्टन भी बाहर जा रहा है, तो गैस का वर्क कैसे आएगा? पॉजिटिव। पिस्टन अंदर आ रहा था, गैस भी अंदर आ रहा है, तो पिस्टन का वर्क कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क की। तो यहां से एक प्रोसीजर शुरू हो गया कि लोगों ने वर्क और हीट को रिलेट करना शुरू किया, और बाद में इसको नाम दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, जिसमें हम वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि वर्क डन बाय अ गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम, किसी भी सिंबल के अगर आगे डी लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है स्मॉल, वी मतलब टोटल वॉल्यूम, डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम, इसका मतलब होता है V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो VF माइनस VI, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल, 2 फॉर फाइनल, 1 फॉर इनिशियल। DM मतलब स्मॉल मास, DT मतलब स्मॉल टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर, या चेंज इन मास, चेंज इन वॉल्यूम। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, डोंट वरी, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन PdV VI टू VF, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब वर्क डन काटने की एक प्रोसीजर होती है। सपोज ये एक प्रोसेस है, यहां से यहां तक का आपको वर्क डन काटना है, ये VI है, ये VF है। तो आप क्या करोगे? छोटा सा वर्क डन निकालोगे इस इंटरवल में, इसको बोलेंगे DW, और इस DW का आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ले लोगे VI से VF तक। तो यही प्रोसीजर से हम क्या करने वाले हैं? वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? वर्क डन। पहले स्मॉल वर्क डन काटेंगे, उसके बाद फिर टोटल वर्क डन काटेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है? देख लो, कंसीडर अ सिस्टम, एक सिस्टम कंसीडर करना है। कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ some quantity of gas enclosed in a cylinder and fitted with massless and frictionless piston as shown in figure। अब ये बहुत बार रिवाइज हो गया, ठीक है। एक सिलेंडर लेना है आपको, ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है, some quantity of गैस भरा हुआ है कुछ ऐसा, ओके, और इसको इनक्लोज किया है किससे? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। ये मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। तो ये जो है इसका इनिशियल वॉल्यूम ले लेंगे,
इसको बोलेंगे वी आई, इसको बोलेंगे वी आई, और इसका फाइनल वॉल्यूम ले लेंगे यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे वी एफ, इसको क्या बोलेंगे वी एफ। तो इतना मतलब वी आई इनिशियल वॉल्यूम, और शुरू से आखिरी तक का उसको बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम, वो क्या होगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब ड्यूरिंग एक्सपांशन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्सपांशन। ड्यूरिंग एक्सपांशन क्या होगा, सपोज ये गैस मॉलिक्यूल ये जाएगा इस पिस्टन पे कोलाइड होगा, जैसे ही पिस्टन पे कोलाइड हुआ ये अपना मोमेंटम पिस्टन को दे देगा, उस वजह से पिस्टन क्या होगा, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट से आगे सरकेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट इट इज सरक गया छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से। ओके, तो ये छोटा सा वो डिस्प्लेसमेंट है जिस डिस्प्लेसमेंट से आपका पिस्टन आगे सरक गया, dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये क्या किया इसने जाके उसके साथ कोलाइड हुआ, कोलाइड होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स। अब ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल उस पे कोलाइड होंगे जिसके कारण वो आगे सरकने लगेगा। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसने dx कवर किया, क्या कवर किया, dx कवर किया। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, और इस सिस्टम में गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब छोटे से डिस्प्लेसमेंट से वो आगे चले गया, तो आप देख लो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन अ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद पिस्टन, बराबर, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद पिस्टन, ये गैस मॉलिक्यूल गया पिस्टन पे कोलाइड हुआ, फिर लूजेस मोमेंटम, अरे भाई वो मोमेंटम लूज करेगा, उसको अपना मोमेंटम उसको दे देगा टू द पिस्टन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सर्ट फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड एज प्रेशर, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब एरिया किसका लेना है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, कंफ्यूज मत हो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन या सिलेंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पे से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बराबर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब ड्यू टू फोर्स लेट द पिस्टन इज लेट इट इज डिस्प्लेस थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब इस फोर्स की वजह से हमारा जो पिस्टन था वो थोड़ा सा छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से मूव हो गया। एक्चुअली हमें पिस्टन कहां से कहां तक ले जाना है, vi से vf तक ले जाना है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहां से यहां तक गया वो, इतना वॉल्यूम उसने कवर किया, यहां से यहां तक गया। ठीक है, इतना वॉल्यूम उसने कवर किया, तो यहां से यहां तक का वर्क डन, छोटे डिस्प्लेसमेंट dx का वर्क डन भी छोटा ही होगा। द स्मॉल वर्क डन is given by, अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब dx था, तो स्मॉल वर्क डन मतलब dw होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क। ओके, तो फोर्स की जगह क्या रख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया, तो dw इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, बराबर, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू हाइट। तो कभी भी याद रखना परमानेंटली, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये इतना वॉल्यूम होगा। तो इतना वॉल्यूम क्या होगा, इतना वॉल्यूम क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम V2 में से, सॉरी ये VF में से Vi अगर माइनस कर दोगे तो आपको चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, समझ रहे हो, तो चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, या फिर इसको यहां तक कंसीडर कर लो, चलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चलो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहां तक ले लेते हम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, dx। ठीक है, तो एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा, dv, एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, तो dw क्या हो गया, dw इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बट दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल वर्क डन। हाउ टू ऑब्टेन टोटल वर्क डन इज इफ स्मॉल वर्क डन इज नोन, तो टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन, एक प्रोसेस है हमारे पास मैथमेटिक्स की, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, कहां से कहां तक लेना है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। अब dw की जगह क्या रख सकते हो, प्रेशर इंटू dv, क्या रख सकते हो, प्रेशर इंटू dv, बराबर, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम vi टू vf, dw की जगह रखेंगे p इंटू dv, दैट्स इट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम vi टू vf p इंटू dv। तो इस तरह से हम टोटल वर्क डन भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलो अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और मैं बताऊंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो थर्मोडायनामिक्स है किस एंगल से अलग है। यही एक बड़ा फैक्टर है जहां पर केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाता है, फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, देखने का तरीका दोनों साइंटिस्ट का अलग अलग है। तो चलो पहले पढ़ते हैं, देख लो क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले समझ लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो रिलेशन देता है किसमें, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सपोज एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने 100 जूल हीट दी। कितनी? 100 जूल हीट दी। अब 100 जूल हीट दे तो 100 का 100 जूल वो वर्क के लिए थोड़ी यूज कर सकता है। पहले वो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा ना, जैसे गवर्नमेंट से पैसा आता है, गवर्नमेंट से ऊपर से पैसा आया कि भाई कुछ वर्क करो, तो इंटरनल मतलब हीट आई, पैसा आया, हीट आई, कुछ वर्क करो, तो गवर्नमेंट के लोग पूरा थोड़ा वर्क करते, कुछ अपने बैंक में भी डाल देते ना वो। तो पहले तो ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा अपनी, फिर इसका पेट भर जाने के बाद ये वर्क डन स्टार्ट करेगा। तो कुछ 100 जूल इसको मिला तो इसने 20 जूल खुद के लिए रख दिया और 80 जूल का वर्क किया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 80 + 20 = 100। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देख लो Q = डेल्टा U + W, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सिस्टम को जो कुछ भी हीट दी जाएगी, जो कुछ भी हीट सिस्टम को सप्लाई की जाएगी, सिस्टम दो कारणों के लिए उसका यूज करेगी। एक तो पहले वो खुद की एनर्जी बढ़ाएगी और खुद की एनर्जी बढ़ जाएगी, खुद का पेट भर जाएगा, उसके बाद वो वर्क डन स्टार्ट करेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड फॉर टू पर्पस। नंबर 1 टू चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो अब ये प्लस W को अगर आपने इधर शिफ्ट कर लिया तो डेल्टा U = Q - W। अब इसको बोलते हैं, इसको अगर आप रीड करोगे तो इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो हम सिस्टम को दे रहे हैं। W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। U इंटरनल एनर्जी होती है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो Q और W का डिफरेंस क्या देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डेल्टा U इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है किसका, डिफरेंस है Q और W का। The heat supplied to the system Q and the work done by the system on its surrounding। तो उसको जो हीट सप्लाई की गई Q और जो वर्क डन उसने किया सराउंडिंग पे, दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन इसको अगर आपको समझना है तो W को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और Q = डेल्टा U + W लिखना पड़ेगा। तो जो एनर्जी आपने सप्लाई किया 100 जूल, उसका उन्होंने 20 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ाई और 80 जूल का वर्क डन किया। तो 20 + 80 = 100, मतलब डेल्टा U + W = Q। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमेशा से याद रखना, फर्स्ट लॉ किसी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया, कई सारे साइंटिस्ट है, जेम्स प्रेस्कॉट है, अलग अलग तरह के साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट के नाम में क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए हम याद भी नहीं रखेंगे उसको और जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो इसके में सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था जूल का, किसका, जूल का। और फर्स्ट लॉ है, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्यों भाई, हम आपने 100 जूल दी, 100 जूल का 80 जूल वर्क में कन्वर्ट हुआ और 20 जूल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो एनर्जी लॉस्ट हुई क्या, नहीं। एनर्जी गेन हुई क्या, नहीं, सिर्फ कन्वर्ट हुई। जो हीट आपने सप्लाई की उसका 80 जूल वर्क में कन्वर्ट हुआ और 20 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए यूज किया गया। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन डायरेक्टली ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपने सिस्टम को अगर क्यों हीट दी, वो दो कारणों के लिए इसका वापर करेगा, यूज करेगा। दैट इज टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी, पहले खुद की एनर्जी बढ़ाएगा वो, उसके बाद लोगों के बारे में सोचेगा और उनके लिए कुछ दान धर्म कर देगा, वर्क डन कर देगा। तो इसको जो हीट सप्लाई की गई उसको दो कारणों के लिए यूज किया उसने, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क डन। तो ये दोनों का एडिशन बरोबर क्यों, इसको ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे प्रॉब्लम यूज करते टाइम आपको यूज करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहां पर ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स का थर्मोडायनामिक अलग, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक अलग। इधर का लॉजिक उधर लगाओगे तो 100% आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो Q के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, अगर हीट एब्सॉर्ब कर रही है सिस्टम तो Q पॉजिटिव लोगे आप। ऐसा दिया गया है कि हीट इज एब्सॉर्ब तो पॉजिटिव लेना है, हीट इज इवॉल्व या हीट इज रिलीज तो निगेटिव लेना है। यही कन्वेंशन केमिस्ट्री में भी है,
यही कन्वेंशन केमिस्ट्री में भी है, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्यू के लिए सेम है, डोंट वरी। ओके, अब आते हैं डेल्टा यू पे। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मतलब U2 इज ग्रेटर देन U1, बाद की एनर्जी शुरू की एनर्जी से ज्यादा है, तो डेल्टा यू क्या होता है, U2 माइनस U1। तो U2 ज्यादा U1 कम, ज्यादा में से कम, आंसर पॉजिटिव आएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और निगेटिव कब लेना है, जब यू डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियस है, यू डिक्रीज हो रही है मतलब U1 इज ग्रेटर देन U2, बाद की एनर्जी कम हो गई, तो U2 माइनस U1 मतलब डेल्टा यू क्या आएगा, कम में से ज्यादा माइनस हो गया तो आंसर निगेटिव आएगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो डेल्टा यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यही कन्वेंशन हम केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, लेकिन खतरा, धोखा, वर्क डन में धोखा, 440 वोल्ट का झटका लग सकता है आपको। वर्क डन के साइन कन्वेंशन उल्टे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। कैसे, देखो, केमिस्ट्री क्या बोलता है, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी को यूज करेगा, कुछ एनर्जी देगा, तो इसकी एनर्जी कम हो रही है ना, कम हो रही है मतलब वर्क डन निगेटिव लो। और सराउंडिंग अगर सिस्टम पे वर्क करेगा तो सिस्टम का फायदा है, अरे आने दो, एनर्जी आ जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव लो। लेकिन अब इसको आप इंजीनियर की तरह सोचो, फिजिक्स में इंजीनियर की तरह सोचते हैं, तो इंजीनियर की तरह सोचोगे, कोई सिस्टम है मतलब कोई इंजन है, तो कोई इंजन को आप एनर्जी देना चाहोगे कि उससे एनर्जी लेना चाहोगे? अरे भाई एनर्जी हम लेना चाहेंगे ना। सपोज आपने जनरेटर लगाया, रॉकेट डालते जा रहे हो, रॉकेट डालने से हमें क्या फायदा भाई, रॉकेट डालने के बाद वो कितना हमें दे रहा है उसका फायदा होगा ना। तो सिस्टम एनर्जी देने वाली हमें फायदा है, तो इंजीनियर क्या बोलते हैं, जो सिस्टम हमें एनर्जी देगी वो पॉजिटिव लो, उसका हमें फायदा है, और जो हम उसको देंगे वो निगेटिव लो। हम मतलब इन्वायरमेंट, वो मतलब सिस्टम। तो इन्वायरमेंट अगर सिस्टम को देगी तो निगेटिव, और सिस्टम अगर हमें देगी तो पॉजिटिव। फिजिक्स का एंगल ऐसा है और केमिस्ट्री का एग्जैक्टली रिवर्स है। तो ये किसका एंगल है, फिजिक्स का एंगल है, जो कि केमिस्ट्री के अपोजिट है। तो फिजिक्स क्या बोलता है, अगर वर्क डन सिस्टम ने किया सराउंडिंग पे तो हमारा फायदा है, हमें उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो वो पॉजिटिव लो, हमारा फायदा मतलब पॉजिटिव, इंजीनियर के एंगल से सोचो। और अगर आप कर रहे हो, आप मतलब कौन, सराउंडिंग अगर सिस्टम पे वर्क कर रही है, आप सिस्टम पे कर रहे हो, तो इससे हमें क्या फायदा भाई, हमारा तो लॉस है ना, लॉस मतलब निगेटिव। और इसके रिवर्स होता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के टाइम पे देखेंगे। अभी याद रखो, अगर सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम किस पे वर्क करेगी, सराउंडिंग पे, क्यों करेगी, हमारा फायदा है ना उसमें। तो सिस्टम ने अगर वर्क किया, हमारे लिए वर्क करेगी, वो गाड़ी चलाएगी, मशीन घुमाएगी, फैन घुमाएगी, तो हमारे लिए वर्क कर रही है सिस्टम। तो सिस्टम ने हम पर वर्क किया तो वर्क पॉजिटिव, और हमने सिस्टम पे किया, हमने मतलब कौन, सराउंडिंग ने, तो वर्क डन निगेटिव। हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिवर्स है सारी चीजें। ओके, अब फर्स्ट लॉ इज लार्जली ड्यू टू जूल। अब ऑलरेडी बताया मैंने, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, जूल का। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट है लेकिन जूल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बोलोगे सर क्यों, बिकॉज देखो ना, हमने 100 जूल दी, 100 जूल कहां गई, डिसअपीयर हुई क्या, नहीं, 80 जूल इसका वर्क किया और 20 जूल का इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए उसने यूज किया। तो 100 दिया, 100 यूज हुआ, एनर्जी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद ये जो इक्वेशन बना, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W मतलब वर्क डन, W मतलब वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो ये तीनों ही सेम यूनिट में होने चाहिए, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में सभी सेम यूनिट में होने चाहिए। कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, आप जूल यूज करो तो ये भी जूल, ये भी जूल, ये भी जूल। आप अर्ग यूज करो, ये भी अर्ग, ये भी अर्ग, ये भी अर्ग। आप कैलोरी यूज करो, ये भी कैलोरी, ये भी कैलोरी, ये भी कैलोरी। आप किलो कैलोरी यूज करो, ये भी किलो कैलोरी, ये भी किलो कैलोरी, ये भी किलो कैलोरी। तो कैलोरी और किलो कैलोरी को हीट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट यूनिट। अब सपोज क्या हो गया, Q और डेल्टा यू कैलोरी में है, मतलब हीट यूनिट में है, कैलोरी या किलो कैलोरी, और W जूल में है, तो W को आपको कैलोरी करना पड़ेगा। तो W को कैलोरी करने के लिए 4.186 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। याद आया कुछ? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। इसमें Q और डेल्टा यू हीट यूनिट में है, कैलोरी या किलो कैलोरी में, और W जो है वो जूल में होता है। ठीक है, तो किलो कैलोरी और किलो जूल के टाइम पे, सॉरी, किलो कैलोरी के टाइम पे इसको 4186 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कैलोरी के टाइम पे 4.186 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम के टाइम पे और अच्छे से देखेंगे हम। तो ये इक्वेशन किस लिए है, जब Q और डेल्टा यू किस में है, कैलोरी में है, और W जूल में है, तो 4.186 से उसको डिवाइड कर लेना। और प्रेसाइजली याद रखना,
1 डिवाइडेड बाय जे होता है 0.23, कैलकुलेशन में मदद हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय जे, जे मतलब 4.186, कितना होता है 0.23, कैलकुलेशन के लिए मदद हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डिफरेंस समझ आया केमिस्ट्री और फिजिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज पॉजिटिव, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दिस वर्क इज निगेटिव। तो केमिस्ट्री का लॉजिक इधर मत यूज करना प्लीज, आंसर गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये लॉ फॉलो करके हम कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.